चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल जहाँ से एंड किए थे ना, कि एक कोल ब्लॉक था, उसका समथिंग वेट था, और जब उसको लिक्विड के अंदर डाले थे तो उसका जो वेट है, स्प्रिंग बैलेंस वेट है, वो बता दिया था। तो उससे हम लोग निकाले थे कि कितना वेट लॉस हुआ है बायोन्सी के कारण, और उस वेट लॉस के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ वही वॉल्यूम ऑफ कोल सैंपल था। तो मास पहले पता था, वॉल्यूम मिल गया, तो उससे हम लोग उसका डेंसिटी निकाल लिए थे। यही कल हम लोग किए थे। उसी के करस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक है। इसमें है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल सैंपल। इसमें एक सॉइल का सैंपल है, मिट्टी का, उससे ये सब डेटा आया है। ठीक है। पिक्नोमीटर, ये सब वही इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं उसका है। तो मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर 20.4 ग्राम। ठीक है। जो भी उसका बर्तन कंटेनर लिए हैं उसका एम्प्टी का 20.4 ग्राम है। और मास ऑफ पिक्नोमीटर विथ सॉइल सैंपल 51.6 ग्राम है। ठीक। तो इससे हमारा मास ऑफ सॉइल सैंपल आ जाएगा, है ना। उसमें से बर्तन का वजन घटा देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मास ऑफ पिक्नोमीटर 20.4 और 51.6। मास ऑफ पिक्नोमीटर 20.4 था ना शायद, और मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल 51.6। एक बार चेक कर लीजिए सेम डेटा था या नहीं। 20.4 ग्राम, 51.6 ग्राम, ठीक है। तो दो डेटा और है, 70.4 और 88.6 ग्राम। ठीक है। ये तो फर्स्ट केस में हो गया जब ये ड्राई कंडीशन में है ना। ये ड्राई कंडीशन में है। अब जब इसको हम पानी में सबमर्ज कर दिए हैं उस समय का देखिए, वेट कंडीशन में, ये भी वही मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट कंडीशन है तो वाटर, ये आ गया। और ये मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर प्लस सॉइल, ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले मास ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं ड्राई कंडीशन में। सिंपल माइनस कर दीजिए, 31.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। इस केस में मास ऑफ सॉइल वेट कंडीशन में सिंपल माइनस कर दीजिए, आपका कितना आएगा, 18.2 ग्राम। ठीक है। इसमें वाटर ही है, इसमें वाटर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल जिस तरह से किए थे, 31.2 तो मास है, नीचे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो वाटर का उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना इसका वेट कम हुआ है, वही बायोन्सी है। तो बस 31.2 माइनस 18.2। देख लीजिए एक बार, ये क्लियर है या नहीं, कुछ डाउट है तो बताइएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा नोट डाउन कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 313 है ना। बस इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, अराउंड 2.4। इसमें कुछ डाउट है तो बताइएगा। ये कल वाला क्वेश्चन जो था उसी के रिवीजन के लिए था। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, इसमें कुछ डाउट है तो बोलिएगा। अभी जो क्वेश्चन किए हैं कमेंट कीजिए, कुछ लोग जो सॉल्यूशन देख लिए। कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, मतलब क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ दिया है द सिलेंड्रिकल रॉक स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर इतना, डाया दे दिया है, सिलेंड्रिकल रॉक स्पेसिमेन है, यंग्स मॉडुलस दे दिया है, पॉइजन्स रेशियो दे दिया है। द रॉक स्पेसिमेन फेल्स इन यूनी एक्सियल कंप्रेशन एट लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन पे ये फेल कर रहा है ऑफ 0.01%, ठीक है। द एक्सियल लोड एट फेलियर, देखिए आपका स्ट्रेन जो दिया है वो लैटरल का दिया है, लेकिन जो लोड पूछ रहा है वो एक्सियल का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, कल जो हम लोग पढ़े थे उसी पे ये क्वेश्चन है। पहले डेटा क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। डायमीटर 54, मतलब रेडियस अपना आ गया 27 mm। चलिए, पॉइजन्स रेशियो 0.35, ठीक, यंग्स मॉडुलस 68.97 GPa, ठीक। सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। तो अपने केस में हो गया 0.35 इक्वल टू लेटरल दिया हुआ है 0.01% अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये निकालना है। इससे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन आ जाएगा 0.01% है तो अपॉन 100 इंटू 0.35, डायरेक्ट 35 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है ये चीज, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन 0.01 अपॉन 35, ठीक। अब हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालते हैं। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन, तो सिग्मा इक्वल टू E इंटू एप्साइलन, ठीक। E दिया हुआ है क्वेश्चन में 68.97 GPa, 10⁻³ करके इसको MPa कर लेते हैं, ठीक, इंटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अपने को मिल गया 0.01 अपॉन 35, ठीक है। ये अपना आ गया सिग्मा MPa में। इसको बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा आ गया, तो सिग्मा अपना क्या होता है, सिग्मा ही तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस क्वेश्चन में फोर्स पूछ रहा है, मतलब सिग्मा इंटू एरिया, है ना। सिग्मा इंटू एरिया पूछ रहा है, तो सिग्मा यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट एडजस्ट कर देना है। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, 27 mm था ना, चलिए mm था तो उसको मीटर में कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना। आर यहाँ निकाल देते ऊपर, ये वाला, ये इसका एरिया हो गया, इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये डेटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 68.97 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 अपॉन 35। ये मेगा पास्कल, मेगा में है, अपने को किलो में आंसर चाहिए। एक बार और 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर है। बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आपका सॉइल वाले का हम बता देते हैं, कल भी बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। वो जो आप पूछ रहे हैं ना, वेट सॉइल का वेट ज्यादा होना चाहिए, है ना, वो ठीक है, वो वेट सॉइल का वेट ज्यादा होना चाहिए। वो ज्यादा तब होगा ना जब उस वेट सॉइल को हम कहीं पे अलग ला के रख रहे हैं। वो तो पहले ही एक पानी का कंटेनर है, ठीक है।
और उसके अंदर हम सॉइल को डाल रहे हैं, उसके बाद टोटल वेट कितना आ रहा है जो सॉइल को डाल रहे हैं उसमें। तो ऐसे वेट सॉइल का वेट ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग क्या, एक सॉइल को एक सैंपल लिए, ठीक है, उसको पानी के अंदर डाले, तो उसका वेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो है पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसलिए बढ़ता है। तो यहाँ तो वो पानी के अंदर ही है, उसको हम लोग कोई बाहर निकाल के अलग से वेट नहीं कर रहे हैं, पानी के अंदर ही है, उसमें भी अरेंजमेंट होता है अपने पास। इसलिए मैं स्प्रिंग बैलेंस बार बार बोल रहा हूँ कि वो पानी के अंदर ही बॉडी रहेगा, और उससे मेजर कर सकते हैं कि ये कितना इसका लोड है, ये कितना लोड है। तो ये कम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो बायोन्सी फोर्स लगता है ना नीचे से, जो नीचे से जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया, जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया, आपका जो भी सॉलिड मटेरियल गया लिक्विड के अंदर, तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही लोड वाटर नीचे से ऊपर लगाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये चीज दिया हुआ है, ये पढ़ाया जाता है 9th 10th में, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो अलग से इस पे क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो वो नीचे से जो वाटर फोर्स लगाता है उसके कारण जो है उसका इफेक्टिव वेट आपके स्प्रिंग बैलेंस पे कम दिखेगा। हाँ, आप उसको पानी से निकाल के बाहर अलग से वेट करोगे तब तो ज्यादा ही आएगा वेट वाले का। लेकिन ये जिस अरेंजमेंट में बात हो रही है, इसमें बायोन्सी फोर्स नीचे से लगता है, आपका mg ऊपर से नीचे लग रहा है, बायोन्सी फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है, इसलिए उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है, ठीक है। और वो उतना ही कम होता है जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, आपका सॉलिड का वॉल्यूम, ये चीज होता है। मैं समझ रहा हूँ अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ रहे थे ना पिछला वाला। और नेक्स्ट अभी जो बताया हूँ यंग्स मॉडुलस वाला, इसमें भी कुछ डाउट है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका विवेक कुमार। पानी में जाने के बाद हम लोग भी हल्का फील करते हैं, इतना अच्छा एग्जांपल दिया आपने, बहुत सही। क्योंकि वही आपके बॉडी का जितना भी वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप डिस्प्लेस किए, तो उतना बायोन्सी जो है नीचे से अपने ऊपर उतना फोर्स लगाता है। तो आपका जो वेट mg है उसको नीचे से फोर्स लगाया तो कुछ तो कम ही होगा ना, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। और आपको फील होता है कि हम मेरा वेट कम हो गया, बस वही सीन है, ठीक। ये अपना स्ट्रेस स्ट्रेन वाला क्वेश्चन क्लियर है अभी जो बताया, सिंपल फॉर्मूला बेस ही है, लेकिन फिर भी देख लीजिए एग्जाम में इसी टाइप का आता है ज्यादातर। बस कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए अच्छे से, जो भी फॉर्मूला है, रिलेशन यूज किया गया है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। कैलकुलेशन तो हो जाएगा, वो आप कर लेना, कैलकुलेटर में डाल देना, वैल्यू आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअली कुछ डाउट है तो बताइए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन वाले क्वेश्चन में। चलिए, मतलब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इतने पे अपने लगता है क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ए कोड सैंपल ऑफ ए रॉड हैविंग ए डायमीटर 54 mm एंड लेंथ इतना, ठीक है, इसका डाया और लेंथ दोनों दिया है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग, ठीक है। इफ द एक्सियल स्ट्रेन, इस केस में एक्सियल स्ट्रेन दिया है, पिछले में लेटरल दिया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेन किसका दिया है और वो स्ट्रेस किसका दिया है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। अलग है तो फिर पॉइजन इफेक्ट लगा के उसको दूसरे पे कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सेम दिया है तब तो बहुत अच्छा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इफ द एक्सियल स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशियो इतना इतना, ठीक, द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड इन माइक्रो स्ट्रेन इज, ठीक है। पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। चलिए, इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया है डाया 54 mm, रेडियस लिख लेते हैं, यूज हो ना हो लिख के रख लेते हैं एक बार, 27 mm, लेंथ 108 mm, ठीक। एक्सियल स्ट्रेन
2000 इंटू 10⁻⁻6 पॉइजन रेशियो 0.28। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है, ये तो कल ही डिस्कस किए थे कि एप्सिलॉन इंटू जब तीनों डायरेक्शन में ले लेंगे, मतलब एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इक्वल टू एप्सिलॉन भी किए थे ना, तो आया था ना 1 माइनस बाकी पे उसका न्यू का इम्पैक्ट आया था, है ना, तो 1 माइनस 2 न्यू, ये चीज कल बताया हुआ है। आप लोग तो ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा कल का 2000, कल इसको बहुत डिटेल्स में बताया गया था। इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.28, ठीक है, तो 0.56 0.44, ये 0.44 हो गया, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2000 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.44 सॉल्व कर लीजिएगा, वही आएगा 880 इंटू 10⁻⁻6, है ना, माइक्रो स्ट्रेन में ही पूछ रहा है, तो 880 इसका वैल्यू आ रहा है ना, 880 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो में पूछेगा तो माइक्रो स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें? सिंपल था, कुछ तो था नहीं। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वही हुआ कि उसका तीनों डायरेक्शन में कितना कितना स्ट्रेन आया, कल इसके बारे में बताए थे। आप लोग सीधा ये समझिए, एप्सिलॉन वी जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो तीनों डायरेक्शन का लेंगे, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तीनों डायरेक्शन का लेंगे। अब जैसे मान लीजिए लोडिंग अगर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर लोडिंग एक डायरेक्शन में है तो बाकी दोनों पे उसका म्यू इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ एप्सिलॉन एक्स, एक्स में लोडिंग है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, एक्स में एप्सिलॉन एक्स, वाई में माइनस एप्सिलॉन इंटू न्यू, और जेड में भी माइनस एप्सिलॉन इंटू न्यू। एप्सिलॉन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 न्यू। अगर एक ही साइड से लोडिंग आया तो, अगर तीनों साइड से लोडिंग आएगा तो यही थ्री टर्म का इक्वेशन 3 बार लिखाएगा, और वो पूरा मैट्रिक्स बनेगा, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा, और उसके हिसाब से सॉल्व होता है, तो उतना लेंदी नहीं आता है। अगर वॉल्यूमेट्रिक पूछा तो एक साइड का आपको स्ट्रेन दे दिया, तो उसके कारण जो बाकी जैसे एक्स का दे दिया, तो वाई और जेड में माइनस न्यू इंटू जो आपका दिया हुआ है वो, जैसे एप्सिलॉन एक्स दिया है तो एप्सिलॉन एक्स माइनस न्यू एप्सिलॉन माइनस न्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 न्यू। इसको आप लोग एक फॉर्मूले की तरह भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी इक्वल टू, इसको आप लोग एक फॉर्मूले की तरह भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस 2 न्यू, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप लोग को आरएमआर और क्यू के बारे में थोड़ा बताते हैं, नहीं तो थ्योरी भी बताना पड़ रहा है ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर थ्योरी भी बता देते हैं, ताकि बाद में आगे उसका क्वेश्चन आएगा तो ठीक रहेगा। ये तो आप लोग को खुद सॉल्व करना है, कुछ नहीं है ये। कल मैंने दो फॉर्मूला बताया था, ठीक है जी, कल मैंने दो फॉर्मूला बताया था। ई तो अपना एक होता ही है, जेन्स मॉडुलस, जी बताया था ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस न्यू, और के इक्वल टू ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 न्यू, ठीक है। तो देखिए ई के डिफरेंस में दोनों फॉर्मूला है, जी और के का, यहाँ पे न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, बस ये वैल्यू आप डाल दो और देख लो ई जी और के में कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, बस सीधा एक वैल्यू डालना है, जी के रेफरेंस में सब है, इसमें जो ऑप्शन सही आएगा टिक कर देना, कुछ डाउट होगा तो पूछना, डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, ये लोग आप लोग अपने तरफ से करो, कुछ दिक्कत हो रहा तो आप बताना मुझे, मैं बता दूंगा फिर से, ठीक। चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिंपल है ये सब कुछ, आएगा इसी सब टाइप का आएगा, है ना, कोई बहुत भारी नहीं आता है, लेकिन क्लियर रहना चाहिए। इसमें भी वही हाल है, डी 54 mm, रेडियस 27 mm, ठीक है, ई दे दिया है 68.97 GPA। ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम लोग?
जीपीए एक्सियल स्ट्रेन दिया है ना, चलिए एक्सल दे दिया तो और अच्छा, लेटरल रहता है तो कन्वर्ट करना पड़ता है ना। एक्सियल स्ट्रेन 0.1%, तो एक्सियल लोड इन किलो न्यूटन पूछ रहा है, ठीक है। पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, ई इंटू एप्साइलन, ठीक, और यही सिग्मा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा ई इंटू एप्साइलन इंटू एरिया, यही होगा। ई हो गया 68.97, जीपीए है अपने को किलो न्यूटन में चाहिए, यूनिट कन्वर्जन देख लीजिएगा, 10⁶ करेंगे तो ये आ जाएगा किलो में, 3 कर दे तो एमपीए में आता, 6 किए हैं तो ये किलो में आ जाएगा, 9 कर देते तो नॉर्मल न्यूटन में आ जाता, ठीक है। इंटू एप्साइलन आपका 0.1/100 इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 27 है ना, इसको भी मीटर में कर लेंगे, 27 स्क्वायर इंटू 10⁻³ और एक बार फिर से -3 -6, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, देख लीजिए एक बार। इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में। कोई डाउट इसमें कमेंट में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब अब इतना क्वेश्चन हो गया, अब आ जाइए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए जो आगे काम आएगा। क्या कोई डाउट उसमें, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। विवेक किसी क्वेश्चन में डाउट है तो स्पेसिफिक बताइए, किस क्वेश्चन में। चलिए मतलब क्लियर है सब, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए आरएमआर एंड क्यू सिस्टम, जो भी अपना रॉक मास है, ठीक है, रॉक मास मतलब ब्रॉड लेवल पे जो अपना रॉक का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबल लेवल पे, बड़े स्केल पे, रॉक मतलब तो सैंपल, छोटे सैंपल को बोल देते हैं, रॉक मास मतलब जैसे फील्ड में पूरा सीम है पत्थर का, जो भी बड़े स्केल पे, मतलब समझिए ग्लोबल स्केल पे जो रॉक का स्ट्रक्चर हमारा है उसको रॉक मास बोलते हैं। तो हम लोग को क्या क्लासिफिकेशन करना होता है रॉक को, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, कि जैसे अपने को जितना भी स्टडी करना है, टेस्टिंग करना है, कैसा रॉक है, अच्छा है खराब है, सिर्फ देख के तो नहीं बोल सकते ना, उसको कुछ ना कुछ क्वांटिफाई करना पड़ता है, नंबर्स में लाना पड़ता है कि इसका कितना स्कोर है जिससे हम बोलेंगे ये अच्छा है या खराब है। इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ताकि उसके बारे में जान सकें कि एक्चुअली ये रॉक है कैसा, किसी को बताएं तो वो सब वैल्यू बताएं तो वो समझ जाए कि ये वाला रॉक है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्लासीफाई करने का दो फेमस तरीका है, आरएमआर एंड क्यू सिस्टम, ठीक। जनरली ये ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ जनरली आरएमआर सिस्टम कोल में यूज होता है, क्यू सिस्टम मेटल में यूज होता है। इंपेरिकली दोनों रिलेटेड भी है, आगे बताएंगे इक्वेशंस वगैरह, लेकिन जनरली जो तरीका है कि कोल में आरएमआर के थ्रू जाते हैं, क्योंकि कोल में जिस तरह का डिस्कंटिन्यूटी, जिस तरह का फॉर्मेशन, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो सारा पैरामीटर आरएमआर में ब्रॉडली कवर होता है। और मेटल में जिस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ना, उसमें जिस तरह का डिस्कंटिन्यूटी वो अलग नेचर का होता है, तो उसका पैरामीटर्स क्यू वाले सिस्टम में कवर करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए दोनों को इस तरह से पढ़ते हैं। तो पहले आरएमआर से स्टार्ट करते हैं, तभी हम लोग यही पढ़ेंगे कौन कौन सा पैरामीटर है आरएमआर के अंदर। हर पैरामीटर के अंदर कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें क्या नंबर्स दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एक पैरामीटर है कि हम उसका यूसीएस देखेंगे, है ना, तो अगर किसी का 50 MPa है, किसी का 25 MPa है, तो इसमें क्या है कि एक नंबर दे दिया है कि अगर इतने से इतने एमपीए के बीच में होगा तो हम 10 नंबर देंगे, इतने से इतने एमपीए के बीच होगा तो हम 12 नंबर देंगे, और उसी नंबर को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो जो जो उसका पैरामीटर है उस सब के करस्पॉन्डिंग चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आप रॉड का एक्चुअल कंडीशन देख के उस चार्ट से उसको कितना मार्क्स मिला वो नोट कर सकते हो, और उसी को लेके आगे आप बढ़ोगे। ठीक, उसके बाद क्यू के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो आपको बताते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है इसमें। ठीक, पैरामीटर्स सबसे पहला यूसीएस है ना, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितना एमपीए आया ये सब। दूसरा आरक्यूडी, जो बताए थे कितना टूटा फूटा अपना रॉड है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा सैंपल लेके जो कैलकुलेट करते थे टोटल लेंथ में, वो चीज़ है। तीसरा है आपका जो भी डिसकंटिन्यूटी है उसका स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, चौथा कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन कैसा है, मतलब स्मूथ है, रफ है, किस टाइप का है। पांचवा ग्राउंड वाटर कंडीशन, ग्राउंड वाटर कंडीशन मेन यही है जिसके ऊपर क्वान्टिफाई करते हैं। एक छठा है जो कभी कभी कंसीडर में लेते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर इसके रिलेटेड कुछ डेटा दिया है तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, क्या है, वो ओरिएंटेशन पे भी मैटर कर जाता है। कि जैसे मान लीजिए सिमिलर टाइप का दो डिसकंटिन्यूटी है, एक एकदम हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है या एंगल पे है, एंगल वाले का स्लाइड करने का डर ज़्यादा रहेगा, तो वो ये हो गया ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये अपना पैरामीटर्स है जिससे हम लोग आरएमआर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब आगे चलिए आप लोग को एक बार चार्ट दिखाते हैं कि चार्ट दिखता कैसा है। अब जैसे ये देखिए, क्लासिफिकेशन पैरामीटर एंड देयर रेटिंग्स। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट रॉक मटेरियल, यह यूसीएस वाला हो गया। अगर पॉइंट लोड टेस्ट से दिए हैं या फिर यूसीएस मेथड से दिए हैं तो उसका कितना वैल्यू आया, 10 से ज़्यादा आया है, जैसे पॉइंट लोड वाला देखते हैं 10 से ज़्यादा आया है या 4 से 10 आया है या 2 से 4 आया है। ठीक है, तो अगर 10 से ज़्यादा मान लीजिए आया है, अगर 10 से ज़्यादा आया है तो इसको रेटिंग कितना नंबर, 15 नंबर मिल जाएगा। 4 से 10 में है तो 12 नंबर मिल जाएगा, 2 से 4 में है तो 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से आरक्यूडी वाला 75 से 90 है तो 17 नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितना एमएम का स्पेसिंग है, जितना एमएम का स्पेसिंग है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही वो चार्ट है जिस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, बताइए कुछ डाउट है तो। थ्योरी जो चल रहा है ये क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें? अभी बोल दीजिए ना, तो फिर बाद में रिपीट करना मुश्किल होगा। एक बार में अच्छे से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सारा मिल जाएगा, ये चार्ट सब अवेलेबल है, कुछ नया नहीं है ये सब। आप सर्च करोगे तुरंत दिख जाएगा गूगल पे भी। आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, डेटा सब मिल जाएगा, डेटा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, डेटा सब मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है ये सब। बस अच्छे से समझिए सब चीज़, है ना, बाकी जो मिलना है वो जो चाहिए वो दे भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं फिर। ठीक है, तो ये चार्ट देखें ना, तो बस इसमें जो कंडीशंस है जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक रॉक है, उसका पॉइंट लोड टेस्टिंग किए तो 7 आया, है ना, उसका आरक्यूडी किए तो इतना आया, सब सारा सिचुएशन दे देगा, तो उसका कितना आरएमआर होगा, तो आप सबका रेटिंग देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना है, जोड़ दीजिए, हो गया। और क्या है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए मैं रख लिया हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट मटेरियल। अब एक क्वेश्चन में दे दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट मटेरियल जो है वो 150 एमपीए है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 से 250 में 12 नंबर देते हैं, तो 12 नंबर दे दिया, रेटिंग में 12 नंबर दे दिया। आरक्यूडी 70% है ना, तो देखिए 50 से 75 में 70 आता है, 13 नंबर, 13 नंबर दे दिया। इसी तरह से
सबका वैल्यू दिया है। 0.5 मीटर ज्वाइंट स्पेसिंग है, कंडीशन ऑफ ज्वाइंट स्लाइटली रफ एंड सरफेस सेपरेशन लेस देन 1, जो भी है देखिए सारा दिया हुआ है। लेस देन 1 mm वाला इसमें 20 आ गया। जो सिचुएशन दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको रेटिंग दे देंगे और ये पांचों पैरामीटर को जोड़ देंगे। जो आ गया यही हमारा RMR वैल्यू हो गया। इसी तरह से RMR कैलकुलेट होता है। ठीक, ओरिएंटेशन वाले पे नहीं जाइएगा। ओरिएंटेशन वाला का कोई अलग से फैक्टर लगेगा, वो क्वेश्चन में अलग से देगा तो फैक्टर लगेगा कि उसको इतना टाइम्स कर दिया जाए ओरिएंटेशन कारण। बाकी यही 5 चीज लेके चलना है अपने को। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज RMR वाला? आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्यू वैल्यू पे। क्यू वैल्यू पे आते हैं। क्यू वैल्यू का पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। RQD अपॉन JN इंटू JR बाय JA इंटू JW बाय SRF। ठीक, RQD तो पता ही है आप लोग को, रॉड क्वालिटी डेजिग्नेशन। ठीक है, ये चीज देख लिए। ये फॉर्मूला है RQD अपॉन JN। RQD तो पता ही है आप लोग को। JN है ज्वाइंट सेट नंबर कि कितना सेट ऑफ ज्वाइंट्स है। सेट ऑफ ज्वाइंट्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तरह का 3-4 ज्वाइंट हमको दिखा एक डायरेक्शन में एक ही थिकनेस का, तो एक सेट हो गया। थोड़ा हट के गए तो वहां पे थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा दूसरा स्पेसिंग लेके दूसरा तरह का दिखा, तो वो दूसरा सेट ऑफ ज्वाइंट हो गया। मतलब 2-4 ज्वाइंट एक ही नेचर का दिखे तो एक सेट बोल देते हैं। और वैसा वैसा अगर डिफरेंट डिफरेंट नेचर का सेट्स ऑफ ज्वाइंट्स दिखे तो उसको हम लोग ज्वाइंट सेट नंबर काउंट कर लेते हैं कि कितना तरह का यहाँ पे ज्वाइंट सेट है। कि जो फेस मैपिंग जब होता है ना तो उसमें पता चलता है कि कितना तरह का ज्वाइंट सेट है। ठीक, डाउट होगा तो स्पेसिफिक बोलिएगा, बताया जाएगा। उसी तरह से रफनेस इंडेक्स उसी तरह से उसमें दे दिया जाएगा कि इतना रफनेस है, इतना गैप है तो कितना नंबर। इसमें भी इस तरह से चार्ट दिया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें भी दे दिया कि मैसिव है, नो और फ्यू ज्वाइंट्स, ज्वाइंट है ही नहीं, एकदम एक जैसा पत्थर है, तो उसको 0.5 से 1 के बीच में नंबर देते हैं। अगर 1 ज्वाइंट सेट है ना, मतलब एक तरह का ज्वाइंट सेट, मतलब 3-4 ज्वाइंट है सब एक ही जैसा है, पैरेलल पैरेलल सेम सारा सेम नेचर का, तो 2 नंबर दे देंगे। एक ज्वाइंट सेट है और कुछ रैंडम ज्वाइंट्स है, मतलब सेट नहीं बोलेंगे लेकिन रैंडम इधर उधर और भी कुछ कुछ है, तो उसको 3 नंबर दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये चार्ट आ गया ज्वाइंट सेट नंबर का। सिचुएशन देगा, मार्क्स यहाँ देख लेना स्कोर क्या होगा। उसी तरह से रफनेस इंडेक्स का दे दिया है, डिसकंटिन्यूअस ज्वाइंट्स, रफ और इरेगुलर, अंडुलेटिंग, स्मूथ अंडुलेटिंग, ये दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इस तरह का उसका रफनेस है तो उसका क्या स्कोर होगा। करस्पॉन्डिंग स्कोर बगल में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक, ज्वाइंट अल्ट्रेशन नंबर, ये भी देखिए एक लंबा सा लिस्ट है, किस सिचुएशन का है वो उसको दे दिया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जो फेस का मैपिंग होता है तो उसमें क्या प्रॉपर जियोलॉजिस्ट को भेजा जाता है कि उस फेस को मैप करके आना है। आप लोग थोड़ा विजुअलाइजेशन लीजिए सब चल क्या रहा है। तो वो फेस पे जाते हैं पेपर लेके, डायग्राम बनाते हैं फेस का। ठीक है, उसमें ज्वाइंट्स कैसा कैसा है उसको लाइंस खींचते हैं पेपर पे, फिर उसमें देखते हैं कि कितना तरह का सेट ऑफ ज्वाइंट्स बन रहा है। जैसे मैं सेट ऑफ ज्वाइंट का मतलब बताया, अगर 3-4 ज्वाइंट एक ही जैसा है तो उसको एक सेट मान लिए। फिर 3-4 कोई वो भी मतलब आपस में एक ही जैसा है लेकिन पिछले वाले से डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस स्पेसिंग अलग हो जाए, अपर्चर अलग हो जाए, ओरिएंटेशन अलग हो जाए, डायरेक्शन अलग हो जाए, तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना है। फिर जितना भी ज्वाइंट्स है उसके बीच में हाथ लगा के स्केल लगा के देखता है कि उसके बीच में गैप कितना है, वो रफ है या एकदम स्मूथ है। रफ रहेगा थोड़ा होल्ड करेगा, स्मूथ रहेगा तो स्लिप करेगा।
वो हाथ लगा के स्केल लगा के उसको देखा जाता है। ठीक है, वही सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसका मटेरियल कौन सा है कि वहाँ पे कोई क्ले है या हार्ड है या किस तरह का मटेरियल है जॉइंट के पास, वो सारा चीज़ वो लोग नोट करते हैं और फिर उसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऑफिस में आके उसका वैल्यू निकाल के देते हैं, किस चीज़ का कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। ऐसे ही वाटर रिडक्शन फैक्टर है, स्ट्रेस जो ऐसा रहे बोले तो उसमें या तो दे देगा, नहीं तो सब जनरली कोई एग्जाम में तो वन मान लेता है, या तो वन ही दे देगा, नहीं तो वन ही मान लेता है स्ट्रेस। जो भी है, तो ये फॉर्मूला है, सारा वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, उससे क्यू वैल्यू निकाल देना है। ठीक, अब क्यू वैल्यू का कितना होगा तो उसको क्या बोलेंगे। आर एम आर वाले में मैं पहले एक बार बता दिया था, इसलिए अभी मैं नहीं बोला हूँ, फिर भी बोल देता हूँ कि कितना वैल्यू आएगा तो उसको अच्छा बोलेंगे, कितना वैल्यू आएगा तो खराब बोलेंगे, है ना। 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, 81 से 100। याद रखने के लिए बीच वाले तो फेयर दे दीजिए, तो एक ऊपर जाए तो गुड, एक नीचे आए पुअर, ऊपर जाए वेरी गुड, नीचे आए वेरी पुअर। ठीक है, ये आर एम आर का हो गया। आर क्यू डी का थोड़ा डिफरेंट है, मैंने बोला था ध्यान देने के लिए, उसमें 25, 50, 75, 90, 100 ऐसा चलता है, वो ध्यान रखिएगा। और क्यू वाला का ये चार्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा कितना वैल्यू आएगा तो क्या मानेंगे। अगर ये 4 to 10 है, अगर ये 4 to 10 है तो फेयर माना जाएगा, बाकी इससे ऊपर जाएंगे तो गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सेप्शनली गुड, नीचे आएंगे पुअर, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सेप्शनली पुअर। तो इससे ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कितना वैल्यू आएगा तो रॉट मास इस तरह का माना जाएगा। ठीक, कोई डाउट है तो बताइए पहले। अब एक दो डाउट लिया जाए, कुछ पूछिए आप लोग, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और नहीं तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ये बताइए। हाँ, आर एम आर में 80 से 100 में वेरी गुड होगा। हाँ ठीक है नीरज, सही लिखे हो आप। 80 नहीं, उसको 81 बोलो, 80 तो नीचे वाले में इंक्लूडेड है, 81 से 100 वेरी गुड होगा। कुछ क्वेरी है, अभी जो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है क्यू सिस्टम में, आर एम आर सिस्टम में। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैं? 1 मिनट देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, ठीक पॉइंट क्लियर, उल्टा लिख दिया। हाँ, इधर गुड, इधर वेरी गुड। ठीक है, इधर पुअर, इधर वेरी पुअर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में टाइपो हो जाता है कभी कभी। चलिए बढ़िया, और कोई डाउट है तो बताइए। और कोई डाउट, क्यू सिस्टम कुछ आइडिया लग रहा है क्या है? जनरली क्यू नया रहता है लोगों के लिए, आर एम आर तो फिर भी सुनते रहते हैं, क्यू के बारे में उतना सुनते नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े, लगता है क्लियर है आप लोग का। वेरी गुड, चलिए।
दो चीज और ध्यान रख लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है। मेरा साइंटिस्ट का नाम भी चाहिए। विनियोस्की आरएमआर। आरएमआर जो है वो विनियोस्की का है, और बार्टन्स क्यू, क्यू जो है वो बार्टन्स का है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये ध्यान रख लेना आप एक बार। कभी कभी आ जाएगा कि क्यू कौन दिया था, आरएमआर कौन दिया था, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है अपने, ये आरएमआर और क्यू का एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए थे। तो विनियोस्की जो किए थे, ये किए थे आरएमआर इक्वल टू 9 ln³ + 44, है ना। ये लॉग है, अगर क्यू वैल्यू दिया तो आरएमआर निकालने का विनियोस्की के अकॉर्डिंग। और बार्टन्स के अकॉर्डिंग पूछेगा तो क्लियर पूछेगा कि इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो उसमें आ जाएगा आरएमआर इक्वल टू 15 log⁡ ये दो रिलेशन है जिससे आरएमआर और क्यू को रिलेट किया गया है ना। ये सब इंपेरिकल रिलेशन ही है, बहुत सारा डेटा लेके ट्राई किया गया कि उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या बन रहा है, फिर उस ग्राफ का स्लोप या उसका नेचर लिया गया कि y=h किस तरह से कोऑर्डिनेट होगा। ये सब इंपेरिकल है, बहुत सारे डेटा को लेके फॉर्मुलेट किया गया है ना। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। जियो मैपिंग क्लियर नहीं हो पाया। आपको जियो मैपिंग के लिए उतना बॉदर नहीं होना है, आपको सीधा सिचुएशन दिया जाएगा, आपको उसके करस्पॉन्डिंग कितना कितना स्कोर आएगा उस चार्ट के थ्रू आपको वो स्कोर लिखना है। जियो मैपिंग वो अलग चीज, वो एक फील्ड एक्सपीरियंस का चीज है कि आपको फेस देख के वहां पे, मैं बताया ना क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या चीज नोट करते हैं, वो समझिए। नोट करते हैं कि ज्वाइंट सेट कितने तरह का है, ठीक है, कितने तरह का ज्वाइंट सेट है, ज्वाइंट के बीच में गैप कितना है, पर्चर कितना है, ज्वाइंट कितना दूर दूर पे है, स्पेसिंग कितना है, ज्वाइंट के बीच का इनफिलिंग मटेरियल कैसा ठीक है, ज्वाइंट का कंडीशन कैसा है, रफ है स्मूथ है ना, रफ है तो कितना रफ है, ये सारा चीज जियो मैपिंग में देख के नोट किया जाता है, हर एक फेस का, हर एक लोकेशन का, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका स्कोर एस्टेब्लिश किया जाता है। तो एक फेस, दो फेस, 5 फेस, 10 फेस ऐसे अगर एक जोन में किया जाता है तो वो अपने को एक आइडिया लगता है कि इस वाले एरिया में हमारा कितना ज्वाइंट्स है, कैसा है, ओरिएंटेशन क्या है, इनफिलिंग मटेरियल क्या है, तो वो सारा चीज डेटा जियो मैपिंग में इसी तरह से लेते हैं। तो उसमें आपका जितना नॉलेज होगा उतने अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितना ज्वाइंट सेट है, कितना क्या है, कौन सा मटेरियल है। यही होता है जियो मैपिंग में, और उसको बाद में स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है नीरज, क्लियर है। नीरज क्लियर हुआ क्या? आपको तो सीधा सिचुएशन दिया जाएगा, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए एक और चीज बताता हूँ मैं, पता नहीं इसके बारे में आप लोग सुने हो कि नहीं। ग्राफ वगैरह से थोड़ा सा आप लोग को कंफर्टेबल करवाते हैं, क्योंकि रहता कुछ नहीं है, ग्राफ देख के डर लगते रहता है स्टूडेंट को, जबकि ग्राफ वाला और इजी होता है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता, सारा चीज सामने रहता है। ये है कि स्टैंड अप टाइम। स्टैंड अप टाइम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए पहले। जैसे क्या हुआ कि अंडरग्राउंड माइंस की बात हो रही है, ब्लास्टिंग किए, उसका जो भी सपोर्टिंग किए, आगे बढ़े, फेस में होल लगा, फिर से ब्लास्टिंग किए, फिर वही है, लोडिंग हुआ, सपोर्टिंग हुआ, जो भी है उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर, फिर आगे ब्लास्टिंग हुआ, इस तरह से होता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन प्रेशर हो या जो भी हो कि जल्दी जल्दी करना है, सपोर्ट नहीं करे, सपोर्ट नहीं किए, सिर्फ जो लूज बना है उसको ड्रेसिंग कर दिए, कोई मशीन है उसके थ्रू, या फिर लूज ड्रेसर होता है रड टाइप का, उसी से ड्रेसिंग कर दी, और सपोर्ट नहीं किए, बिना सपोर्ट किए ही सोचे कि चलो थोड़ा सा और ब्लास्ट ले लेते हैं, एक दो ब्लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रॉक के अकॉर्डिंग, रॉक का क्या कंडीशन है उस हिसाब से एक स्टैंड अप टाइम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो किस
कितने समय तक ये पत्थर गिरेगा नहीं, मतलब अनसपोर्टेड रूफ भी कितने समय तक नहीं गिरेगा, ये एस्टिमेशन है रॉक की कंडीशन के हिसाब से, कि मतलब ठीक है अगर अभी सपोर्ट नहीं किए लेकिन इसके स्टैंड अप टाइम बीतने से पहले जरूर कर देना, नहीं तो गिर जाएगा। ये इसका मतलब है। स्टैंड अप टाइम है कि बिना सपोर्ट का कोई रॉक कितने समय तक होल्ड कर सकता है। ठीक। अब आइए इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक स्केल पे क्या दिया हुआ है, नीचे वाले में देखिए रॉक मास रेटिंग है ना, आरएमआर। एक साइड क्या दिया है, मैक्सिमम स्टेबल अनसपोर्टेड स्पैन। हाँ, अनसपोर्टेड स्पैन, स्पैन मतलब समझ रहे हैं ना, कितना दूर तक अनसपोर्टेड है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर इस तरह से। अगर कम दूर तक रहेगा तो थोड़ा ज्यादा दिन होल्ड करेगा, ज्यादा लंबा अनसपोर्टेड छोड़ देंगे तो जल्दी गिरेगा। तो वो है अनसपोर्टेड स्पैन, मतलब कितना दूर तक सपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक। दूसरे साइड में देखिए दिया हुआ है अनसपोर्टेड स्टैंड अप टाइम, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कितना देर तक ये स्टैंड अप रहेगा। ठीक। और ऊपर तो बस आरएमआर के हिसाब से ऐसे ही लिख दिया है, 60 से कम को फेयर लिख दिया है, इसके पीछे आप मत जाइए, आप तो जो पहले बताए थे वही रखना कि 40 से 60 फेयर है, ऊपर साइड गुड वेरी गुड, नीचे साइड पुअर वेरी पुअर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आर एम आर जो 60 है, एक्स स्केल पे आर एम आर 60, उसमें आइए और मैक्सिमम स्टेबल अनसपोर्टेड स्पैन 10 मीटर, 10 मीटर, उस लोकेशन पे आइए, उस एक पॉइंट को मार्क करके समझते हैं। ठीक है, एक्स पे 60 और वाई पे 10, वहां पे आइए, देखिए वहां पे 1 मंथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे रॉक का आर एम आर 60 है, ठीक है, और 10 मीटर हम लोग ब्लास्टिंग करके छोड़ दिए हैं अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड स्पैन, और उसमें सपोर्ट नहीं किए हैं 10 मीटर तक, तो उसका 1 महीना आ रहा है स्टैंड अप टाइम। ठीक है, तो मतलब वो 1 महीना तक वो रूफ इंटैक्ट रहेगा, नहीं गिरेगा, लेकिन 1 महीना के बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, ये चीज ये ग्राफ बता रहा है, समझे। अब तो आइए थोड़ा खराब रॉक में आते हैं। खराब रॉक में जैसे 40 से 50 में आइए, आर एम आर जहाँ पे 40 से 50 है, उसमें देखिए अगर उसका अनसपोर्टेड स्पैन अगर 5 मीटर है, 5 मीटर, देखिए वहां पे 1 डे लिखा है, वो एक दिन में ही गिर जाएगा अगर 40 से 50 आर एम आर है तो। अनसपोर्टेड अगर 10 वर्ष है, 10 15 ये सब, तो देखिए इमीडिएट कोलैप्स है, इमीडिएट कोलैप्स, मतलब आप सपोर्ट नहीं किए तो तुरंत 2 4 घंटे के अंदर ही गिर जाएगा। तो जैसे जैसे रॉक का क्वालिटी बढ़ेगा वैसे वैसे वो ज्यादा बियर कर पाएगा। अगर रॉक का क्वालिटी खराब है तो वो जल्दी गिरेगा। ठीक है, ये होता है स्टैंड अप टाइम। एक नया टर्म था, कभी कभी यूज कर देता है क्वेश्चन में, इसलिए बता दिए। कोई डाउट है इसमें तो बोलिए। नीरज आपको क्यू वाले स्कोर में डाउट हो रहा है क्या? वो चार्ट बताया था ना मैं, आप नहीं देखे क्या वो वाला? ये रहा ना चार्ट, इसमें दिया है ज्वाइंट सेट नंबर। मान लो 2 ज्वाइंट सेट है तो ये 4 नंबर उसको दे देंगे। मान लो डिसकंटिन्यूअस ज्वाइंट है, 4 नंबर दे देंगे। मान लो रॉक वॉल इंटैक्ट है, टाइटली हील्ड, ये सिचुएशन है, 0.75 दे देंगे। ये सारा चीज दे देंगे और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, ए क्यू वैल्यू वाले में, उससे हमारा क्यू आ जाएगा। फिर हम इसमें देख लेंगे कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, बस इतना ही तो है। चलिए, ये स्टैंड अप टाइम क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट? ठीक है, चलिए स्टैंड अप टाइम हम लोग समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग इतना डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीज कवर किए हैं हम लोग। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, चलिए 2 4 मिनट डाउट के लिए रखते हैं, फिर खत्म करते हैं। आर एम आर एंड क्यू सिस्टम पैरामीटर्स बता दिया मैंने, जो 5 मेजर है। चार्ट्स देख लिए किस तरह से रीड करते हैं चार्ट्स को। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला बता दिया, चार्ट कैसे रीड करते हैं, किस जोन को गुड बोलते हैं किसको बैड बोलते हैं, दोनों का बता दिया, क्लियर है। आर एम आर और क्यू का रिलेशन बता दिया, बिनियोस्की का आर एम आर है, बार्टन का क्यू है, स्टैंड अप टाइम क्या होता है बता दिया, और क्वेश्चंस जो भी थे रिलेवेंट उसको हम लोग डिस्कस कर लिए।
इतने में कुछ डाउट है तो बताइए, इस सब से बहुत क्वेश्चन आता है, अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ डाउट है तो बोलिए, सीधा आप कमेंट बॉक्स पे आते हैं, चलिए बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए। नीरज, विवेक, एनी डाउट? जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर पढ़े हैं हम लोग। हाँ, जैसे स्टैंड अप टाइम वगैरह आएगा ना, तो वो ग्राफ देगा साथ में। ठीक है, क्योंकि ये सब पूरा ग्राफ याद रखना पॉसिबल नहीं है। वो साथ में ग्राफ देगा या कुछ ना कुछ डेटा लिख के देगा या कुछ ना कुछ चार्ट देगा, मतलब उसके बाद ही आप उसको निकाल सकते हो, है ना। वो डेटा उसमें मिलेगा, वो पूरा ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जो आर एम आर और क्यू वाला जो पैरामीटर्स देखे, तो उसमें जो मेन मेन एक दो आप याद रख लेना। जैसे कि एक ज्वाइंट सेट है तो कितना नंबर देते हैं, दो ज्वाइंट सेट है तो कितना नंबर देते हैं। उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मतलब कोशिश करना कि जो चीज सिंपल है, याद होने लायक है, उसको एक बार याद कर लें। जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ग्राफ व्राफ है, वो सब में वो डेटा दे देगा। लेकिन जो, अब जैसे जो मुझे याद आ रहा है ज्वाइंट नंबर वाला, उसमें चार पांच ही है, तो उसको आप याद भी रख सकते हो कि कितना ज्वाइंट सेट है तो उसको कितना ज्वाइंट नंबर देंगे। जो सिंपल है, जो मेमोरी में रहे, वो अच्छा ही है, टेंशन फ्री रहेंगे। जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चार्ट के रिलेटेड है, कुछ है उस टाइप का, तो वो तो आपको दिया ही जाएगा, वो याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। और कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा जो भी बताया गया है, या आप लोग जो बुक रेफर करते हैं उसमें भी पढ़िए। और ये सब जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उससे आप लोग को जरूर हेल्प मिलेगा, अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। अच्छा, इसमें कोई कमेंट डालेगा? आप लोग जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो कौन सा गेट 2026 के लिए ही कर रहे हो या कोई और भी एग्जाम है बीच में? मतलब कितना टाइम है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट करना है? ठीक है, तब तो बहुत समय है, आराम से सब कुछ हो जाएगा फिर तो। एक्सप्लेन करके आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से टाइम लेके आराम आराम से पढ़िए, इजिली कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं आज का, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।